पैसा हमारे जीवन का एक अजीब लेकिन शक्तिशाली हिस्सा है। हम सब इसके पीछे भागते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, इससे डरते हैं और इससे उम्मीदें भी लगाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पैसा गणित से ज्यादा मनोविज्ञान का खेल है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी इसी सच्चाई को उजागर करती है। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि शेयर कैसे खरीदें या कौन सा बिजनेस सबसे अच्छा है, बल्कि ये समझाती है कि इंसान पैसे के बारे में कैसे सोचता है, कैसे फैसले लेता है और अक्सर वही फैसले उसकी जिंदगी को बना या बिगाड़ देते हैं। लेखक कहते हैं कि हर इंसान का पैसे के साथ रिश्ता उसके अपने अनुभवों से बनता है। जो व्यक्ति गरीबी में पला बड़ा है, उसके लिए पैसा सुरक्षा है। जो अमीरी में बड़ा हुआ है, उसके लिए पैसा आज़ादी या शक्ति हो सकता है। इसलिए दो लोग एक ही स्थिति में होते हुए भी पैसे को लेकर बिल्कुल अलग निर्णय लेते हैं। यहीं से ये बात साफ हो जाती है कि पैसे में सही और गलत कम होता है और व्यक्तिगत अनुभव ज्यादा। किताब ये भी बताती है कि दुनिया के कई महान निवेशक इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि वे सबसे ज्यादा समझदार थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे लंबे समय तक खेल में टिके रहे। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज को लेखक जादू कहते हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा लंबे समय तक धैर्य के साथ लगाया जाए तो वो चुपचाप बहुत बड़ा बन जाता है। समस्या ये है कि इंसान धैर्य खो देता है। वो जल्दी अमीर बनना चाहता है और यही जल्दबाजी उसे गलत फैसलों की ओर ले जाती है। किताब में बार बार ये समझाया गया है कि अमीर दिखना और अमीर होना दो अलग चीजें हैं। बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े और आलीशान घर अक्सर इस बात का संकेत नहीं होते कि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से सुरक्षित है। असली अमीरी वो है जो दिखाई नहीं देती। बैंक बैलेंस, निवेश और सबसे जरूरी आज़ादी। आज़ादी का मतलब है कि आप अपने समय के मालिक हों, किसी नौकरी या कर्ज के गुलाम न हो। लेखक के अनुसार पैसा खर्च करने की ताकत से ज्यादा पैसा ना कहने की ताकत देता है, और यही असली अमीरी है। एक और गहरी बात ये किताब सिखाती है कि जोखिम और भाग्य को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं और सोचते हैं कि अगर हम भी वही करें तो वैसी ही सफलता मिलेगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर सफलता के पीछे किस्मत का भी रोल होता है, और हर असफलता के पीछे केवल मूर्खता नहीं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि किसी एक व्यक्ति को आदर्श बनाने की बजाय बड़े पैटर्न को समझो। किताब ये भी बताती है कि बचत कितनी जरूरी है। बचत का मतलब ये नहीं कि आप कम कमाएं, बल्कि ये कि आप अपनी जरूरतों और चाहतों में फर्क समझ लेते हैं। आप कितना कमाते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आप कितना बचाते हैं। जो व्यक्ति अपनी जरूरतों और चाहतों में फर्क समझ लेता है, वही लंबे समय तक आर्थिक रूप से मजबूत रहता है। एक बहुत महत्वपूर्ण विचार ये है कि अच्छा निवेश वही नहीं होता जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे, बल्कि वही होता है जिससे आप मानसिक रूप से शांति से सो सकें। अगर कोई निवेश आपको रातों की नींद उड़ा देता है, तो वो आपके लिए सही नहीं है, चाहे वो कितना भी मुनाफा क्यों ना दे। लेखक कहते हैं कि वित्तीय सफलता का असली मापदंड मानसिक शांति है, न कि केवल आंकड़े। किताब हमें यह भी सिखाती है कि भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा। इसलिए अपने सारे प्लान इस तरह बनाओ कि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो आप टूटे नहीं। इसके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूरी है, यानी हमेशा थोड़ा अतिरिक्त बचा कर रखना। यही अतिरिक्त सुरक्षा आपको मुश्किल समय में संभाले रखती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि पैसा खुशी का साधन है, लक्ष्य नहीं। पैसा आपको विकल्प देता है, सुरक्षा देता है और दूसरों की मदद करने की ताकत देता है। लेकिन अगर आप पैसे को ही सब कुछ बना लेंगे तो वो कभी भी काफी नहीं लगेगा। संतोष, धैर्य और अनुशासन, ये तीन चीजें अगर पैसे के साथ जुड़ जाएं तो जीवन संतुलित और सुखद बन सकता है। अंत में किताब यही कहती है कि वित्तीय सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं आती, बल्कि सैकड़ों छोटे समझदारी भरे फैसलों से बनती है। अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक टिके रहना, गलतियों से सीखना और अपने स्वभाव को समझकर फैसले लेना। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, वो पैसे को भी समझ लेता है। मनुष्य का पूरा जीवन उसके मन द्वारा संचालित होता है, लेकिन अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि उनका असली नियंत्रक उनका अवचेतन मन है। जोसेफ मर्फी इस किताब में बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक ऐसी शक्ति है जो बिना रुके, बिना थके, हर समय हमारे विचारों के अनुसार काम करता रहता है। हम जो सोचते हैं, जो मानते हैं और जो महसूस करते हैं, वही धीरे धीरे हमारी वास्तविकता बन जाता है। मन के दो भाग होते हैं, सचेत मन और अवचेतन मन। सचेत मन वो है जिससे हम सोचते हैं, तर्क करते हैं और निर्णय लेते हैं, लेकिन अवचेतन मन वो है जो उन निर्णयों को स्वीकार करके उन्हें जीवन में घटित करता है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो सही गलत नहीं देखता, वो केवल आदेश मानता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने आप से कहता है कि मैं कमजोर हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेता है और वैसी ही परिस्थितियां बना देता है।
इसी तरह अगर व्यक्ति ये विश्वास करता है कि मैं सक्षम हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे जीवन में सफलता है, तो अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। किताब में बताया गया है कि अवचेतन मन पर सबसे गहरा प्रभाव भावना यानी फीलिंग का होता है। सिर्फ शब्द बोलना काफी नहीं है, जब तक कि उनके पीछे विश्वास और भावना न हो। जब कोई विचार भावना के साथ अवचेतन मन में जाता है तो वो बीज की तरह रोपित हो जाता है और समय आने पर फल देता है। जोसेफ मर्फी ये भी बताते हैं कि बीमारी, तनाव और डर का मुख्य कारण हमारा मानसिक पैटर्न होता है। जब व्यक्ति लंबे समय तक डर, चिंता, क्रोध या अपराध बोध में रहता है तो उसका अवचेतन मन शरीर को बीमार कर देता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति शांति, प्रेम और विश्वास में रहता है तो शरीर स्वयं को ठीक करने लगता है। किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं जहां लोगों ने सिर्फ अपने विचार बदलकर गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाया। लेखक कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन शरीर की हर कोशिका को नियंत्रित करता है। सही निर्देश मिलने पर वो स्वयं उपचार की प्रक्रिया शुरू कर देता है। प्रार्थना को जोसेफ मर्फी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया मानते हैं। उनके अनुसार प्रार्थना का मतलब सिर्फ भगवान से मांगना नहीं है, बल्कि अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देना है। जब कोई व्यक्ति शांत मन से पूरे विश्वास के साथ कोई सकारात्मक विचार दोहराता है तो वो प्रार्थना अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य इस किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जैसे मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सफल हूं, मेरा अवचेतन मन मेरे लिए काम कर रहा है। इन वाक्यों को दिन में कई बार, खासकर सोने से पहले दोहराने से अवचेतन मन उन्हें स्वीकार कर लेता है। सोने से पहले का समय सबसे शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि उस समय सचेत मन शांत होता है और अवचेतन मन खुला रहता है। किताब ये भी सिखाती है कि डर सबसे बड़ा दुश्मन है। डर असल में किसी वास्तविक चीज से नहीं, बल्कि हमारी कल्पना से पैदा होता है। जब हम डर को बार बार सोचते हैं तो अवचेतन मन उसे सच मानकर वैसी ही परिस्थितियां बना देता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि माफी भी अवचेतन मन को शुद्ध करने का एक तरीका है। जब हम किसी के प्रति नफरत या शिकायत रखते हैं तो हम असल में खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। क्षमा करने से अवचेतन मन शांत होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। धन और सफलता के बारे में लेखक बताते हैं कि गरीबी कोई भाग्य नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है। अगर व्यक्ति ये मान ले कि पैसा बुरा है या उसके लिए नहीं बना, तो अवचेतन मन उसी तरह काम करेगा। लेकिन अगर व्यक्ति धन को सकारात्मक रूप से देखे और खुद को योग्य माने, तो अवसर अपने आप आने लगते हैं। किताब का मूल संदेश यही है कि आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। आपका अवचेतन मन कभी आपका विरोध नहीं करता, वो हमेशा आपकी सोच का साथ देता है, चाहे वो सोच सकारात्मक हो या नकारात्मक। अंत में जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने अवचेतन मन को समझ लेता है और उसे सही दिशा में प्रयोग करना सीख लेता है तो उसका जीवन चमत्कारिक रूप से बदल सकता है। स्वास्थ्य, धन, प्रेम, शांति सब कुछ उसी शक्ति से संभव है।